हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पर मैं आपके साथ हुए कुछ डरावने किस्से या कहानियां सुनाता हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना और बताना चाहूंगा। रैगिंग हमारे देश का एक अजीब सा कस्टम और कल्चर बन गया है स्कूल और कॉलेजेस में। जो सीनियर्स या जो स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल में फ्रेशर्स की रैगिंग लेते हैं, वो इसे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेशर्स बोलते हैं और उनके लिए ये काफी फनी है। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये रैगिंग फेस करते हैं और मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए ये एक टाइप का बर्डन हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि इस प्रेशर में आके वो अपनी लाइफ का कोई बहुत गलत कदम उठा दें। इस स्टोरी को आप लोग एंड तक देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों को इस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोशनी हूँ। मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं थी जो भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते थे। मैं डाउट में रहती थी, लेकिन मैं निष्पक्ष रहूंगी कि मेरे साथ जो भी अजीब और डरावनी घटनाएं घटी, वे वास्तव में सटीक थी। क्योंकि सभी जानते हैं कि मेरी इमेजिनेशन ने केवल उस अदृश्य इकाई को प्रोत्साहित किया जो उस समय मेरे आसपास थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी नई कॉलेज में एंट्री के लिए और एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। पहली घटना एक दशक से भी पहले 2010 में हुई थी। मैं बेंगलोर के एक कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स की शुरुआत कर रही थी। कॉलेज इस मामले में काफी नया था, बिकॉज मुझसे पहले केवल कुछ बैच ही पास हुए थे। मुझे एक बात स्पष्ट करने की परमिशन दें। संस्थान और उसके आसपास की जगह भूत प्रेत वाली नहीं थी, लेकिन मेरे साथ कुछ असामान्य चीजें हुई। इस समय मेरे घर से कॉलेज तक ट्रैकर की स्ट्राइक चल रही थी और कई बसेस बदल के आने के कारण मैंने ऑन कैंपस हॉस्टल को चूज कर दिया था। मैं हर वीकेंड अपने घर वापस आती थी, लेकिन मैं सोमवार सुबह वापस कॉलेज आ जाती थी। इसके अलावा मेरे और मेरे दूसरे बैचमेट के बगल में इस हॉस्टल में सेकेंड ईयर से एक और सीनियर थी। तो हम 3 लड़कियां थी हॉस्टल में रहने वाली। मैं ये सभी डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी चीजें मायने रखती हैं जैसे जैसे मैं अपनी स्टोरी में या अपने एक्सपीरियंस में आगे बढ़ती हूँ। अब पहली घटना 2010 में दिवाली के आसपास हुई। मुझे अपने कमरे के ठीक बाहर पहली मंजिल पर हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमने की आदत थी। मेरा कमरा उस मंजिल के वॉशरूम से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। मैं अपने फोन पर 1 बजे तक या कभी-कभी 2 बजे तक भी म्यूजिक सुनती थी। हर बार मैं किचन के आसपास चलती थी, जो मेरे कमरे के ठीक सामने था। हमारे कॉरिडोर के दोनों ओर कमरे थे, इसलिए मेरे दोस्त का कमरा मेरे कमरे के ठीक सामने किचन के ठीक बगल में था। उसका कमरा हॉस्टल के हमारे एल शेप के इंटीरियर के लेफ्ट विंग पर पहला था, जहां यह राइट विंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर था। तीसरी लड़की यानी कि हमारी सीनियर राइट विंग के ठीक अंत के कमरे में रहती थी। तो इनमें से एक रात मैं अपना म्यूजिक सुन रही थी और मैं सीधे राइट विंग के अंत तक चली गई। अब मैं आपको याद दिला दूं कि कॉरिडोर पर खिड़कियां नहीं थी। खिड़कियां या तो वॉशरूम के अंदर थी, सिंक के बगल में थी या फिर हमारे रूम्स में थी। तो मुझे अपनी गर्दन के ठीक पीछे जब मैं घूम रही थी, एक कोल्ड ब्रीज महसूस हुई और मुझे लगा कि ये मेरे बाल अपनी जड़ों से ऊपर उठा रही है। ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मेरे पास से गुजरा हो और शरारत के तौर पर मेरी गर्दन के ठीक पास मेरे कान में हवा की हो। मैं पीछे मुड़ी
और पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने बस यही सोचा कि ये मेरी कल्पना है और मैं अपना म्यूजिक सुनती रही। रात 11 बजे, फिर 11:30 बजे और फिर आधी रात हो गई। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि अब सब सो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरी सीनियर भी उसके कमरे में है और मेरी दोस्त सो गई है। तो कहाँ से ये भिनभिनाने की आवाज आ रही है? यहाँ तक कि गार्ड भी अपनी दिन की शिफ्ट के लिए निकल गई थी। वार्डन भी अपने कमरे में है। जैसे ही मैं फिर से कॉरिडोर से नीचे चलती हूँ, अब यह राइट विंग की ओर है। मुझे फिर से अपने चारों ओर हवा की इस अचानक परिवर्तन का अनुभव होता है। मुझे लगा कि कोई मुझसे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर मेरे साथ चल रहा है। मैंने अपनी म्यूजिक वहीं ऑफ कर दी और कमरे में चली गई। उस रात अपने तनाव के कारण मैं सो गई। मैंने कुछ दिनों के लिए देर रात संगीत सुनना बंद कर दिया। फिर एक और रात, जब हमारी सीनियर हॉस्टल में नहीं थी और दिवाली के लिए अपने होम टाउन चली गई थी, मेरी दोस्त भी दिवाली ब्रेक के लिए 1-2 दिन में निकलने वाली थी। सुबह करीब 11 बजे मेरी दोस्त ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला और वो मुझसे कहती है कि मैं रात को गुनगुना क्यों रही थी। वो मुझे बताती है कि वो सोने की कोशिश कर रही थी और उसके कमरे के बाहर एक गुनगुनाने का शोर हो रहा था, जो मेरे कमरे के ठीक बाहर भी है। और इस दौरान मैं बिल्कुल भी गुनगुना नहीं रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं अपने मोबाइल पर थी और बिल्कुल भी गुनगुना नहीं रही थी। उसने 1 सेकंड के लिए मेरी ओर देखा और फिर बस अपने कमरे में चली गई, ये बोलते बोलते कि तुम झूठ बोलना बंद करो। बट मैं झूठ नहीं बोल रही थी। दिवाली का ब्रेक खत्म होने के बाद हम हॉस्टल वापस आ गए। कॉलेज में हमारे पहले दिन के बाद हम काफी थक गए थे। मैं उस रात सोने के लिए बहुत जल्दी बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह जब हम हॉस्टल से अपनी क्लास में आ रहे थे, तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि उसे मेरे रात में मूर्खों की तरह गाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे गुनगुनाते रहना चाहिए। वह कोमल गुंजन कभी-कभी उसे जल्दी सो जाने में मदद करती है। मैंने उससे कहा कि जब मैं संगीत सुनती हूँ तो कभी भी गुनगुनाती नहीं हूँ। मैं केवल तब ही अपने आप गाती हूँ जब म्यूजिक बंद हो जाता है। उसने मुझसे तब पूछा कि मैं कल रात गुनगुना क्यों रही थी। उसने मेरे गाने की आवाज सुनी थी। मैंने उससे कहा कि यह असंभव है, क्योंकि मैं अब रात 11 बजे से पहले ही जल्दी सो जाती हूँ। फिर 1-2 दिन बाद मेरी दोस्त मेरे कमरे में आती है और मुझे जगाती है और मुझसे पूछती है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और फिर वो मुझसे कहती है कि मैं पूरी सुबह एक बेवकूफ़ों की तरह हंस रही थी और इस सपने के बारे में बात करती रही, जहाँ मैंने उसे और 2 और दोस्तों को देखा। ये कैसा सपना था, मैं सोचने लगी, जो मेरे दोस्त को आया है, जिसमें उसने मुझे और मेरे साथ 2 और लोगों को बैठे देखा। अब वो कुछ ऐसा बताती है जो बहुत अजीब था, जो नॉर्मल नहीं था, और मुझे क्रीपी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। उस सपने में मैं उन 2 लोगों को बताती हूँ कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने बताया। जिस सपने के बारे में वो बात कर रही है, उससे मुझे ये बात खटक गई। जब मैं 12th क्लास में थी, तब मैंने यही सपना देखा था। मैंने अपने दोस्तों की ऐसी डरावनी छवि देखी थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं अपने चारों ओर 3 आत्माओं के साथ जमीन पर बैठे हुए खुद को देख रही थी और मैं एक लाल ईंट की इमारत से घिरी हुई थी। मैंने स्पष्ट रूप से सपने को याद किया और ये वही सपना था।
इसलिए मेरे लिए ये देखना चौंकाने वाला था कि मेरी दोस्त मुझे 1 साल पहले देखे गए सपने के बारे में बता रही है। उसे यही सपना कैसे आया? क्यों आया? यहाँ क्या हो रहा है? इस घटना के बाद मैंने रात को म्यूजिक सुनना और कॉरिडोर में काफी देर तक घूमना बंद कर दिया। एक सेमेस्टर के लिए मैं पूरी तरह से स्टडी कर रही थी और वीकेंड में यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कर रही थी इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। मैं समय पर सो गई। एक शाम कुछ अजीब हुआ। ये अभी भी मुझे डरा देता है। मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये किसी को बताऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे जज करेंगे। आज शाम भारत ने मैच जीता और मुझे अभी भी लड़कों के हॉस्टल में उन लोगों के चिल्लाने, एंजॉय करने, जश्न मनाने की आवाज आ रही थी। मुझे अभी भी याद है कि उस शाम बारिश हो रही थी और हमने पिज्जा कॉम्बो का ऑर्डर दिया था। पिज्जा 1.5 घंटे की देरी से आया था और हमें वो फ्री मिल गया। मुझे याद है कि मैं हॉस्टल वापस गई थी और कुछ लोग हॉस्टल से बाहर आए और मुझसे कहा कि उन्हें पिज्जा दे दो। इट स्मेल्स हेवनली। ऑल ऑफ देम वर इन हेवन। मैं मन ही मन मुस्कुराई और टीवी रूम में वापस जाकर अपने दोस्तों को बताया कि पिज्जा आया है। हमने अपना खाना वहीं टीवी रूम में खाया जो स्टूडेंट्स लाउंज के ठीक बगल में था। कोई पूल टेबल में तो कोई नरम सोफे में एंजॉय कर रहा था। पिज्जा के बाद और कुछ मिनटों के लिए कमरे के चारों ओर घूमती मेरी दोस्त सोने के लिए ऊपर चली गई। मैं लगभग आधी रात को वहीं टीवी रूम में थी। मैं ऊपर आई और अपने सीनियर को माइक्रोवेव से इंस्टेंट नूडल्स निकालते देखा। मैंने अपना पिलो और चॉकलेट का छिपा हुआ पैकेट पकड़ लिया और वापस जाते समय उसे देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे अलविदा कहा। मैंने उसे कमरे की ओर जाते देखा था। अपने तकिए और चॉकलेट के साथ मैं नीचे गई और स्टूडेंट लाउंज में प्रवेश किया। लाइट बंद कर दी गई और यहाँ तक कि टीवी रूम की लाइटें भी बंद कर दी गई। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने टीवी रूम की लाइटें बंद नहीं की थी। मुझे बचपन से ही कभी लाइट बंद करने की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे रातों रात ऐसा करने की आदत नहीं पड़ने वाली थी। मुझे याद है कि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहे थे और इस बार मुझे अचानक पता चला कि कोई मेरे ठीक पीछे है और सचमुच मेरे पीछे सांस ले रहा है। लंबी लंबी सांसें ले रहा है। मैंने महसूस किया कि हवा का वो नरम झोंका मेरे साथ मेरे माथे के ठीक एक तरफ बह रहा है। मैंने अपने बचपन से ही सीखे गए बुद्धिज्म रिलीजन के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और चुपचाप अपने पीछे घूम गई। मैंने अपने बगल में लाउंज और पूल टेबल में केवल घना अंधेरा देखा। मुझे राहत मिली और मैं टीवी रूम में जाने के लिए मुड़ी जहां अंधेरा भी था। मैं कमरे में गई और स्विच ऑन करने ही वाली थी कि मैंने देखा कि ये बहुत काला साया कमरे में घोर अंधेरे के बीच टीवी देख रहा है। टीवी ऑन थी। 1 इंच भी हिले बिना स्थिर मुद्रा में टीवी देख रहा है, जैसे एक मानव आकृति देख सकती है। मैंने पहले सोचा कि यह वार्डन है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे टीवी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके कमरे में उसका अपना एलईडी टीवी है। यह गार्ड नहीं हो सकता क्योंकि कमरे में बैठा व्यक्ति उस गार्ड की तरह पतला और कमजोर नहीं दिखता है। यह मेरी दोस्त या सीनियर नहीं हो सकती क्योंकि वो दोनों ऊपर हैं। ये सारे विचार एक साथ मन में आए। इन सारे विचारों को मन में रखते हुए मुझे साफ याद है कि मैंने खिड़की से कमरे में एक सिल्वर कलर की मूनलाइट आते देखी थी जो टीवी रूम में आई थी। मैंने देखा कि वो आकृति
टीवी को ध्यान से देख रही है और वह व्यक्ति मेरी दिशा की ओर अचानक घूमता है, अपना सिर घुमाते हुए ऊपर की ओर देख रहा है। वो कौन है? तो मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये सोचकर कि हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के हॉस्टल में ऐसे घुसने की। लाइट आई तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कमरे में कोई नहीं था और मैं 10 या 15 सेकंड तक वहीं खड़ी रही और मुझे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। उस समय मुझे अपने पास वो भिनभिनाने की आवाज महसूस हुई। भले ही खिड़की बंद थी और बारिश बहुत पहले ही रुक गई थी, लेकिन किसी भी चीज की हल्की सी सरसराहट भी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है और मेरी ओर देख रहा है। यदि कोई कमरे में है और आप कुछ कर रहे हैं तो आप सही महसूस कर रहे हैं। यदि कोई कमरे में है और आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे बहुत आराम से महसूस जरूर कर सकते हैं। हालांकि आप चारों ओर नहीं मुड़ पाते हैं, आप जानते हैं कि कोई आपके साथ वहां अंदर है। यह वही भावना थी, बस भावना को 1000 गुना से गुणा करें, क्योंकि इस मामले में आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं और आप बस कमरे के किसी कोने में उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। मैं जम गई और इतना घबरा गई कि मेरी आंखें लाल हो गई और आंसू भी नहीं गिर रहे थे। मैंने अचानक होश जमा लिया और डर कर कमरे में भाग गई। जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैंने अपना गोल्डन नेकलेस अपनी स्टडी टेबल से बाहर निकाला। इसके साथ लगे सोने के पेंडेंट में बुद्ध की एक छोटी सी छवि थी। मैंने सोने की कोशिश की उस पेंडेंट को गले में लगा के, और ऐसी घटना के कारण मुझे बुखार हो गया। मेरे दोस्त को अगली सुबह मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना था। मैं अगले कुछ दिनों तक अपनी कक्षाओं में नहीं जा सकी और मेरी टंग का टेस्ट बदल गया। मुझे तेज बुखार, हर समय ठंड लगना शुरू हो गया। मैंने इस घटना के बारे में कभी अपने दोस्तों को नहीं बताया और ना ही अपने परिवार को। एट द एंड मुझे एहसास हुआ कि इस स्पिरिट ने मुझे अभी तक कोई हार्म नहीं पहुंचाया है। मानो कि वो आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मुझे कुछ बताना चाहती हो, उसके साथ जो हुआ है वो अपनी आप बीती सुनाना चाहती हो। ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा मुझे खींच लाई उस गार्ड की ओर जिसके सीने में इस कहानी का असली राज दफन था। और मेरे बहुत बार पूछने के बाद आखिरकार गार्ड को अपना मुंह खोलना ही होता है और वो बताती हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ 10 साल पहले, जब गांव की एक सीधी सादी लड़की इस कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी और उसने हॉस्टल में रहने का प्लान किया था बिकॉज उसके रिलेटिव्स या उसकी फैमिली वाले इस कॉलेज के आसपास नहीं रहते थे। गार्ड बताती है कि उस लड़की के साथ भी रैगिंग हुई थी, बट ड्यू टू सम रीजन वो इस मेंटल ट्रॉमा को फेस नहीं कर पाई थी। हो सकता है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी मेंटली जो रैगिंग को एज अ फनी एक्टिविटी ले और एज अ इंट्रोडक्शन ले, और उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था। उसने सुसाइड कर लिया था। उसने कॉलेज के हॉस्टल के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी थी और ये स्टोरी उस दिन खत्म हो गई थी। लेकिन अब वो, जैसे कि रोशनी ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया और हॉस्टल को ऑप्ट किया, उसे बताना चाहती थी और उसे अलर्ट करना चाहती थी कि वो भी यहाँ पर सतर्क रहे, बिकॉज उसे लगता है कि शायद जो मेरे साथ हुआ है वो रोशनी या ऐसी और लड़कियों के साथ कभी फ्यूचर में ना हो।